हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपका यूनिट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्शन के बारे में पीटी 365 आपको डिस्कस करके दिया था। तो आज उसका सेकेंड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो अगर हम जैसे देखते हैं तो पहली न्यूज़ हमारी है इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। तो ये न्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि हम 50th ईयर में हैं। जो आपकी 1975 वाली इमरजेंसी है उसकी 50 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन। वो है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल कौन कौन से आते हैं और किस पार्ट में आता है। तो पार्ट आपका 18 है और कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 352 से 360। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन सब के आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी को। तो नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टरबेंस दिया हुआ था। ठीक है। तो ये जो आपका चेंज करा गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस तो बहुत ही वेग टर्म है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज किया गया बाय चेंजिंग इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है। ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। अब आपको इसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए कि इसको प्रोक्लेम कौन करता है। तो प्रोक्लेम करता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है। और इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए होता है। पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे मिलेगा? आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा का कैसे होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किस मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करती है। तो आंसर होगा स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। उसके अलावा आपको एक चीज ये ध्यान देनी होगी कि एक मंथ के अंदर आपको, जैसे ही मान लीजिए प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, उसके एक मंथ में आपके लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करना होगा। सपोज अगर लोकसभा उस समय सेशन में नहीं है तो राज्यसभा को अप्रूव करना होगा, और जब लोकसभा सेशन में आएगी उसको फिर अप्रूव करना होगा। ठीक है। तो इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है कि आपकी जो इमरजेंसी है वो एक साल हर बार आप उसको कंटिन्यू करा सकते हो। यानी कि अगर आज आपने अप्रूव कराया तो एक साल तक रहेगी, उसके बाद आप फिर उसको रिन्यू कर सकते हो इनडेफिनेटली, बट 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि आपको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल अगर आपको मिलता है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज लोकसभा आपका कभी भी सिंपल मेजोरिटी से इसको रिवोक कर सकता है। तो अगर रिवोक करने की बात आई तो प्रेसिडेंट खुद रिवोक कर सकता है अपने साइड से, नहीं तो लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी इसको रिवोक करा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या चेंजेस आए इंटरनल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। देखिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में आपका चेंज क्या आया? सबसे पहले ये हुआ कि पहले प्रेसिडेंट वॉज द ओनली अथॉरिटी ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो डिसीजन लेते थे नेशनल इमरजेंसी को लेके। अब क्या हुआ कि रिटन एडवाइस चाहिए कैबिनेट की। देखिए, यहां पर आपको दो बातें ध्यान देनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द ओनली प्लेस वेयर कैबिनेट वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और दूसरी बात कि इकलौती नेशनल इमरजेंसी है जहां पर लिखा है कि आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, रिटन अप्रूवल फॉर नेशनल इमरजेंसी। इसके पीछे का रीजन ये रहा कि हिस्ट्री में एक ऐसा केस हुआ जहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दिया और वहां पर आपका इमरजेंसी लगी। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए रिटन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट इज रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज रिक्वायर्ड फॉर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। इसके साथ साथ क्या चेंज आया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं नेशनल इमरजेंसी में।
बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 20 और 21 विल रिमेन एनफोर्सेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये प्रोविजन ऐड हुआ आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको इस चीज में कुछ भी ध्यान नहीं देना, बस बाकी आप रीड कर सकते हो इस वाले आर्टिकल को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको स्टैटिक में जाकर आपको आर्टिकल 356 जो कि आपका प्रेसिडेंट्स रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इस आर्टिकल से आपके लिए इतना ही पीटी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी दूसरी न्यूज आती है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए आया क्यों। देखिए बहुत बार कैसा ऐसा केस होता है कि मान लीजिए एक्स पार्टी के पास 30 एमएलए हैं, उसको 5 एमएलए की रिक्वायरमेंट है अपनी सरकार बनाने के लिए, तो वो क्या करते थे कि 5 एमएलए दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी तरह का कोई उनको बेनिफिट देकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे और अपनी सरकार बना लेते थे। तो इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह का दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस, तो इसको रोकने के लिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। ये आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। ठीक है, और ये कहां पर शामिल हुआ है, आपकी 10th शेड्यूल में। तो यहां पर एक आपके लिए होमवर्क है कि आप बाकी शेड्यूल्स में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका देखिए लॉ कैसे आया और कहां पर है ये पता चल गया हमको। एंटी डिफेक्शन लॉ जो क्या कहता है कि अगर कोई मेंबर अपनी मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे, सपोज एमएलए एमपी है, अपनी मर्जी से जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है उसकी मेंबरशिप छोड़ दे, या दूसरी चीज जैसे अगर मान लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि इस वाले डिसीजन में आपको यस या नो वोट करना है और जैसा पार्टी डायरेक्शन है उस मेंबर ने उस तरह से वोट नहीं किया या फिर अपना वोट एब्सटेन कर लिया या जो कि है डाला नहीं, तो ऐसा केस होता है तो भी आपकी मेंबरशिप लूज हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट मेंबर अगर किसी अपने इलेक्शन जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसकी भी मेंबरशिप जा सकती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सेम गोज विद नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनके पास एक सुविधा है, एक उनको प्रोविजन दिया गया है कि आप 6 महीने तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करते, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये 4 प्रोविजंस याद करने हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगता कब है। इसका एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी हैं एक्स और वाई, दोनों पॉलिटिकल पार्टी आपस में मर्ज होना चाहती है, जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा बशर्ते आपके 2/3 ऑफ लेजिस्लेटर्स, जैसे अगर मान लीजिए स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें 2 पार्टीज हैं वो आपस में मर्ज होना चाहती हैं, तो उस पार्टी का जो 2/3 लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज हैं, उनको इस मर्जर के फेवर में होना चाहिए। तब ये मर्जर अगर होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में नहीं आएगा। दिस इज एन एक्सेप्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक बेसिक बात है, जैसे आपका जो स्पीकर होता है, ठीक है, या आपका चेयरमैन हो गए, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनका काम होता है ये न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं इन दी फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। तो इनके पास ये सुविधा है कि जैसे अगर इनका इलेक्शन होता है स्पीकर पे या चेयरमैन पोस्ट पे, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं और आफ्टर रेजिग्नेशन जैसे ये अपना स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल छोड़ते हैं तो वापस अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक कन्वेंशन है, एक प्रैक्टिस है, ये भी आप समझ लीजिए एज एन अंडर एक्सेप्शन के। ठीक है, फिर यहां पर एक बात कही जाती है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको डिसाइड कौन करेगा। इसको डिसाइड करता है आपका स्पीकर। तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है यहां पर। लेकिन अभी क्या है, कई केसेस में जुडिशियल रिव्यू भी लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है स्पीकर का डिसीजन आर्बिट्ररी है तो उस पर आपका जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। तो अगर यूपीएससी स्टेटमेंट देता है तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है।
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई नहीं नहीं जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं। यूपीएससी जब भी कोई स्टेटमेंट दे, आपको उस स्टेटमेंट को जज करना है, उसके आगे पीछे की बातें नहीं देखनी। स्पीकर का डिसीजन फाइनल है, बिल्कुल हाँ। अगर ये कहता है कि स्पीकर्स डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये गलत है। दोनों बातें अपने में अपनी आप में सही हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तीसरी न्यूज पे, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले आपके लिए क्या है कि आप समझिए दो तरह के इलेक्शन क्या होते हैं। एक है फर्स्ट पास्ट पोस्ट दी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन कैंडिडेट हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला, सपोज एक्स को मिला 33% वोट, वाई को मिला 30% वोट, ठीक है, और जेड को मिला 20% वोट, और बाकी वोट बाकी कैंडिडेट्स में बट गए। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, एक्स को। तो एक्स क्या हो जाता है, आपका इलेक्टेड पर्सन हो जाता है। ये सिस्टम होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या कहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज यहां पर आपने पर्सन्स के लिए वोट किया होता है, यहां पर आप क्या करते हो, पार्टीज के लिए वोट करते हो। तो एक्स पर्सन अगर मान लीजिए जिस पार्टी का है उसके लिए वोट होगा, वाई पर्सन जेड पर्सन। तो मान लीजिए एक्स को मिले वही 33% वोट, वाई को मिला 30% वोट, जेड को मिला 20% वोट, और बाकी सब में बट गया, ठीक है। तो एक्स पार्टी जिससे एक्स बिलोंग करता है उसको 33% मेंबर्स मिलेंगे हाउस में। वाई जिस पार्टी को बिलोंग करता है उसको 30%। देखिए जितना शेयर आपको वोट में मिला है उतने शेयर आपको सीट्स आपको हाउस में भी मिलेंगे। ये सिंपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू दोज डिफरेंसेस। वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, बट अपनी सेफ्टी के लिए हम एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको बता दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो इसके तीन सिस्टम हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, और मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कुछ नहीं होता है कि सपोज मान लीजिए तीन कैंडिडेट्स हैं ए बी सी, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक वोट है, ठीक है, आप एक वोटर हो। तो आप बताओगे कि आपको ए बी सी में पहली प्रेफरेंस किसको लगती है, दूसरी प्रेफरेंस किसको लगती है, और तीसरी प्रेफरेंस आपके हिसाब से कौन है। तो आपने बता दिया कि भाई मेरे हिसाब से बी पहला पर्सन है, पहला प्रेफरेंस है मेरी, दूसरा ए है, तीसरा सी है। इस तरह करके आप बहुत सारे, आप जैसे बहुत सारे वोटर्स वोट डाल देते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसको इलेक्शन जीतना है उसको क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो होने चाहिए उसके 50% से ऊपर होने चाहिए। तो सपोज मान लीजिए जिसके हर आदमी हर कैंडिडेट के पहले पहले प्रेफरेंस के वोट्स काउंट कर लिए जाते हैं, अगर वो 50% से ऊपर है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होता है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, सपोज मान लीजिए सी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला, तो उसके जितने भी वोट्स थे उनको कैंसिल करके सेकंड प्रेफरेंस वालों को ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर काउंटिंग होगी कि किसी के 50% वोट से ऊपर हुए कि नहीं हुए। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तब तक जब तक किसी एक कैंडिडेट के पास 50% से ज्यादा वोट नहीं हो जाते। इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये किस में अप्लाई होता है, आपके जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अप्लाई होता है। ये आप याद रखिए, कभी अगर यूपीएससी आपको फंसाएगा तो ऐसे कहेगा कि इन इंडिया देयर इज नो, इन इंडिया वी फॉलो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम एंड देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं राज्यसभा में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है। उसी तरह लिस्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि आपकी पार्टीज हैं, आपने पार्टीज के लिए वोट किया कि आप एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी के लिए वोट करते हो। जितने पूरी कंट्री में आपके वोट शेयर काउंट हो जाएंगे, जिस पार्टी को जितना वोट शेयर मिला उतने ही सीट्स उसको आपके हाउस में दे दी जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। तीसरा क्या है, मिक्स्ड मेंबर।
इसमें कहता है कि कुछ मेंबर्स आपके फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम से आएंगे और कुछ मेंबर्स आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आपको फायदे और नुकसान कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, दूसरा अपनी कंट्री में है कि नहीं है, और तीसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम काम कैसे करता है। ये तीन बातें आपको पता है, दिस इज मोर देन एनफ फॉर दिस न्यूज। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज पे। पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है। ये छोटी छोटी आपकी पार्लियामेंट में देखिए हाउस के बहुत सारे काम होते हैं, तो उन हाउस के काम को ईज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कमिटीज हैं, छोटे मतलब कम नंबर के मेंबर्स के साथ। तो उनका क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग क्या है, परमानेंट कमिटीज हैं, वो आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। एडहॉक कमेटी, अगर कोई काम आया, पर्टिकुलर काम आया, उसको उसके लिए आपने कमेटी बनाई, कमेटी अपना काम करके डिसबैंड हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, ये दो टाइप की कमिटीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए होमवर्क है, पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो स्टैटिक वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, वो एक बार आप पढ़ेंगे आफ्टर दिस वीडियो, ताकि आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज सारी समझ में आ जाए कि एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, आपकी पीएसी क्या होती है, बाकी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज क्या होती हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपसे यहां से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आपको एक बात समझनी होगी, यूपीएससी सिर्फ करंट पे सवाल नहीं पूछता, सिर्फ स्टैटिक पे नहीं पूछता, दे आस्क अ लिंक्ड क्वेश्चन। तो आपको ये वाला स्टैटिक का चैप्टर भी रिवाइज करना है साथ के साथ। ठीक है, अब आपका क्या आता है यहां पर कि आपका इसकी देखिए, जब आप ये स्टैटिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कमिटीज आपकी इलेक्टेड होती हैं, कुछ नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये चीजें समझते हो। अब यहां पर आपके इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्टैटिक में कवर नहीं होंगी, वो आपके लिए ये है कि पीएसी कब बनी थी पहली बार, 1921 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, काम क्या होता है, ऑडिटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पीएसी के लिए पता होना चाहिए। दूसरा, एस्टिमेट्स कमेटी पहली बार कब बनी, 1950 में बनी। कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली। ये बात को समझिए कि यहां पर राज्यसभा का मेंबर नहीं है, यूपीएससी आपको यहीं पे ट्रिक करेगा। ठीक है, फिर आप फंक्शन पढ़ लीजिए कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी एफिशिएंसी, किस तरह से पैसा यूज हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी को देखने के लिए विद इन लिमिट्स यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका काम क्या होता है, एस्टिमेट कमेटी का काम। फिर आपकी एक आती है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये बनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976 अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। ठीक है, उसके साथ साथ इसका काम क्या था, एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी 10 ईयर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अंडर बनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मेंबरशिप पता होनी चाहिए। मेंबरशिप क्या है, 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। कैसे इलेक्ट होते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन सिंपल है, रिव्यू प्रोग्रेस, हिंदी ऑफिशियल पर्पसेस में कितना यूज हो रही है, अपने रिकमेंडेशंस देती है। तो फंक्शंस तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। आपको जो दो बातें ध्यान देनी थी वो थी कि बनी किसके अंडर थी, और दूसरा इसमें मेंबरशिप क्या है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। फिर प्रिविलेजेस कमेटी, तो प्रिविलेजेस कमेटी हर आपके हाउस की अलग अलग होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो है ये काम क्या करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आपका होमवर्क है, आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टैटिक के हिसाब से, तो आप इसको रिवाइज करोगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा की जो कमेटी है उसमें 10 आदमी होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन। ठीक है, लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं,
तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि 10 मेंबर होते हैं आपकी प्रिविलेजेस कमेटी में राज्यसभा में, लोकसभा में 15 होते हैं। वही इलेक्शन प्रोसेस है, नॉमिनेशन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। कैबिनेट कमिटीज आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज से डिफरेंट होती हैं। इसमें आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं प्राइमरली कैबिनेट मिनिस्टर्स, और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आपके कमिटीज में हो सकते हैं। ठीक है। इनका काम कुछ नहीं होता है कि कैबिनेट की वर्किंग को ईज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए छोटी छोटी कमिटीज बनाई जाए। लॉजिक वही है जो पार्लियामेंट के लिए करती है, वही कैबिनेट कमिटीज कैबिनेट के लिए करती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपकी रूल्स हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस 1961, ये इनके पीछे का अंडरलाइंग फैक्ट है जहां से ये कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं। तो यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है इसमें दो चीजें, कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर भी आपको यूपीएससी ट्रिक कर सकता है। ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। इसके साथ साथ आपको सेक्रेटेरिएट समझना पड़ेगा। देखिए पार्लियामेंट में आपके दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में जो आपका काम है, वर्किंग है, उसके पीछे आपको पार्लियामेंट्री कमिटी समझ में आ गई जो हेल्प करती है फंक्शनिंग में। उसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा एक आपका ऑफिशियल स्टाफ होता है जो उसको काम करता है आपके हाउस के लिए, उसको कहते हैं हम सेक्रेटेरिएट। ठीक है। तो हर हाउस का अपना एक सेक्रेटेरिएट है। लोकसभा का सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट स्टाफ है। उसको हेड कौन करता है? आपका सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ये जो पोस्ट होती है वो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के बराबर होती है। ठीक है। और इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 98 क्या कहता है। आर्टिकल 98 कहता है कि पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। ठीक है। उसके साथ साथ आपके लिए ये है कि आपको इसमें वही आर्टिकल 187 भी वही चीज है, स्टेट के लिए बात कही जा रही है। ठीक है। फिर आपको यहां पर चाहिए, यहां पर कोई चीज आपको अगर ध्यान देनी है तो यही है कि आपको इट ऑल्सो अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन पोस्ट फॉर बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर तीन बातें हमें पता होनी चाहिए कि सेक्रेटेरिएट स्टाफ अलग अलग होता है, पार्लियामेंट के पास पावर है कोई पोस्ट ऐसी बनाने के लिए जो दोनों हाउसेस के लिए कॉमन हो। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी चीज इसमें सेक्रेटरी जनरल उसको हेड करता है और उस वो इक्विवेलेंट किसके होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी के। यहां पर आपको और भी कोई ज्यादा आप रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है नहीं। ठीक है। ये भी रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। देखिए रीड कर लीजिएगा फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, बट कोई बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम आपकी न्यूज पे। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी आपको बताया कि भाई ये जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो आपके आईएएस होते हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर की पोस्ट है वो है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कहाँ पर आपके, ये इनका काम क्या होता है ये आप पढ़िए कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं और ट्रांजैक्शन रूल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इनका काम, इनका ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड के। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटर मिनिस्ट्रीज हैं, तो इंटर में आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। अब ये सारी मिनिस्ट्रीज अपने अपने सेक्रेटरीज के अंडर गवर्न हो रही हैं। तो इनके बीच का कोऑर्डिनेशन कौन हेल्प करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी आपके हेल्प करते हैं। तो इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी सारे जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उनके हेड नहीं होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? आपके जैसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए कहते हैं प्राइमस इंटर पेरिस, फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स। तो वैसे ही है कि कैबिनेट सेक्रेटरी आपके बाकी सेक्रेटरीज के उनके इक्विवेलेंट है और उनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये चीज, आपको एक और न्यूज पढ़नी है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट आपके हर साल के फर्स्ट
फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। साथ साथ पहली लोकसभा की जो सिटिंग होती है उसको भी एड्रेस करते हैं। ये किस चीज में दिया गया है? आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 86 ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट का अगर उनका मन है तो वो बोथ हाउसेस को एड्रेस कर सकते हैं, बट आर्टिकल 86 के अंडर कभी भी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने आज तक एड्रेस नहीं किया है अंडर आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 में कहा गया है कि लोकसभा की पहली सिटिंग और हर साल का पहला सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। पहले क्या होता था, हर सेशन के पहले सिटिंग में प्रेसिडेंट एड्रेस करते थे, बट इसको चेंज करके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इसको चेंज करके कहा गया कि हर साल के सिर्फ पहले सेशन को वो एड्रेस करेंगे, ठीक है। और ये अमेंडमेंट कौन सा था? पहला अमेंडमेंट था 1951 का, ठीक है। अब आखिरी इसमें न्यूज जो हमारी इसमें कवर करनी है, ओथ ऑफ एमपीज। ओथ ऑफ एमपीज, ओथ एमपीज को कौन दिलाते हैं? आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट या पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। तो ओथ कौन दिलाता है? आपको इसके साथ साथ पढ़ना है थर्ड शेड्यूल में क्या क्या दिया गया है। देखिए थर्ड शेड्यूल में आपकी ओथ्स दी गई हैं, तो ये आपके लिए स्टैटिक होमवर्क है कि इसमें थर्ड शेड्यूल में और किन किन की ओथ दी गई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पढ़ के ऐड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ओथ कैन बी सब्सक्राइब्ड इन इंग्लिश और एनी ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। गो थ्रू लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आपको याद नहीं करनी, बट जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और आपको ये चीजें जो मैंने आपको ये सेक्शन करा दिया है, तो आफ्टर दिस वीडियो योर वर्क इज, जो जो मैंने आपको कुछ स्टैटिक की न्यूज आपको पढ़ने के लिए कही है वो आप पढ़िए। उसके साथ साथ आप इसको वीडियो को देखने के बाद गो थ्रू दीज पेजेस इन दी पीटी 365। आप एक बार पीटी 365 के वो पेजेस जल्दी से रीड कर लेंगे, आपका ये वाला सेक्शन भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वील मीट वेरी सून इन दी नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम आपको थर्ड यूनिट कराएंगे। थैंक यू।